रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड पुलिस में भर्ती के लिए आयु सीमा पर पार कर चुके बेरोजगार युवाओं ने मंगलवार को देहरादून में प्रदर्शन किया है। प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे बेरोजगारों ने नंगे पैर मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की है। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। युवाओं की मांग है कि भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने भर्ती निकाली है। प्रदर्शनकारी बेरोजगारों का यह कहना है कि 2014 के बाद पहली बार पुलिस में भर्ती निकली है, लेकिन वो लोग भर्ती की आयु सीमा को पार कर चुके हैं और इसीलिए इन लोगों ने आयु सीमा को बढ़ाए जाने की मांग की है। ये भर्ती 2014 में आई थी, ये अभी 2022 में लगभग 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2014 में जो व्यक्ति अंडर एज था वो ओवर एज हो चुका है। अब ये बताइए 18 से 22 साल कर रखी है इन्होंने, और इसमें युवा जो है ये, अब ये बताइए 8 साल बाद भर्ती आ रही है, ये कहाँ का न्याय है? बंदे ने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, एक भी अटेम्प्ट बंदा नहीं दे के बाहर हो रहा है इस भर्ती से, ये कहाँ का न्याय है? ये बताइए हमें। बाईस करके जनरल जो इसमें सबसे ज्यादा मार खा रहा है वो जनरल कैटेगरी का खा रहा है, क्योंकि 18 से 22, लड़कियों के 18 से 26 है, वो तब भी हम मानते सही है। तो इन्होंने क्या कहते हैं एससी का तो वैसे ही 18 से 28 होती है, तो मार हम जनरल लोग ही, जो हर जगह जनरल लोग ही मार खाता है। तो 8 साल बाद भर्ती आ रही। 2014 में भी भर्ती नहीं दी थी हमने, 17.5 साल का था उस टाइम, और आज भी उस भर्ती में मौका नहीं मिल रहा हमको। तो हम इसीलिए हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, लगातार हम देख रहे हैं कि जो तमाम ये युवा हैं जो मांग कर रहे हैं कि जो भर्तियां निकली हैं पुलिस की, उनकी आयु को बढ़ाया जाए, क्योंकि 8 साल बाद भर्ती निकली है। पिछली बार 2014 में भर्तियां आई थी और अब 8 साल बाद जो भर्तियां आई हैं उसमें उम्र को बढ़ाने की मांग लगातार हो रही है। प्रदर्शन भी इन्होंने किया है। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, देखिए इस समय राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में भर्ती निकाली है और आज जो युवा थे ये एक तरफ तो खुश थे कि भर्ती निकली है, सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन वहीं ये मायूस भी थे। वजह साफ थी कि जब 2014 में भर्ती निकली थी तो ये युवा तब भी पुलिस में जाना चाहते थे। इनमें से किसी की आयु 6 महीने कम थी, किसी की 2 महीने कम थी, क्योंकि तब ये 18 साल के पूरे नहीं हुए थे उस समय, तो ये रह गए थे, ये भर्ती नहीं हो पाए थे। अब 8 साल बाद इनको फिर से अपना करियर बनाने का मौका मिला, क्योंकि पुलिस में जाने की एक दिली चाहत थी, और अब ये इनकी आयु सीमा क्रॉस कर गई है, जिसके कारण ये काफी मायूस भी हैं। ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप खास तौर पर जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी आयु सीमा बढ़ा दीजिए, 28 साल कर दीजिए, 27 साल कर दीजिए, ताकि इनको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल सके। क्योंकि जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए भी आयु सीमा में रिलैक्सेशन है, महिलाओं के लिए भी है, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए नहीं है। यही वजह रही कि आज ये आक्रोश में गांधी पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक इन्होंने कूच किया। और सबसे बड़ी बात कि इतनी कड़ाके की ठंड में ये नंगे पैर चले। इन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन का बिल्कुल अलग तरीका अपनाया, और जब ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे पूजा, तो सिर्फ एक ही मांग थी कि इनकी जो मांग है उसे सुना जाए, उसमें गौर फरमाया जाए और आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाए। ये युवा मुझसे बात करते हुए भावुक भी हो गए, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि रोजगार के लिए एक युवा क्या क्या उपाय करता है, और जब उसका जो ड्रीम है यानी सपना है उसको वो सामने देखता है। 8 साल से वो इंतजार कर रहा था कि अब आएंगी भर्ती, तब आएंगी, अब 8 साल बाद भर्ती आई है, तो वो उसकी आयु सीमा ज्यादा हो गई है, तो उसकी मायूसी, उसकी हताशा सब उसकी बातों में झलक रही थी। यही वजह थी कि आज इन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है। हालांकि जो संशोधन है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जानती हैं कि जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से या राज्य सेवा लोक सेवा आयोग से जो पद निकलते हैं उसके नियम तय होते हैं, और तय नियमों में संशोधन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन राज्य सरकार और कैबिनेट चाहे तो वो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दे सकती है, क्योंकि कुछ चीजों में कोविड काल के कारण रिलैक्सेशन दिया गया। अब ये देखना होगा कि क्या इनको कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि कल कैबिनेट भी है और बहुत सारे इशू कैबिनेट में जाने, जैसे पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे की बात थी, उनके परिजन लगातार धरने पर बैठे हुए थे, तो कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया कि मुख्यमंत्री उनके बारे में फैसला लें।
तो कल एक कैबिनेट और हो रही है, क्योंकि ये माना जा रहा था पहले कि जो पिछली कैबिनेट थी वो अंतिम कैबिनेट है, लेकिन कल भी कैबिनेट है। उसमें बहुत सारी निगाहें लोगों की लगी हैं कि जहां कोई मामले बच गए हैं शायद वो इस कैबिनेट में आ जाएं, क्योंकि आप भी जानती हैं कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। लेकिन इनका बहुत ही तकनीकी विषय है और बहुत आसानी से हल होने वाला नहीं है, लेकिन युवाओं की मांग है और वो अपनी मांग और अपनी आवाज को बुलंद करने कह सकते हैं कि अल्मोड़ा से लेकर उत्तरकाशी से लेकर चंपावत से लेकर सभी देहरादून पहुंचे। पूजा, बिल्कुल यहाँ पर सही जानकारी दी है। और अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें ज्योत्सना, यहाँ पर तो जो तमाम तस्वीरों में हम युवा देख पा रहे हैं, इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं लग रही है। ये तमाम लोग ज्यादा से ज्यादा बताएं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो युवा, आप सोचिए कि 2014 में 18 साल का पूरा नहीं हुआ और अब 22 में वो भर्ती हो रहा है, यानी कि उसको केवल एक किस्म से कह सकते हैं कि 8 साल का फर्क है। तो जो 18 साल का 14 में रहा होगा तो 8 साल उसमें आप प्लस कर लीजिए, तो वो 24 या 25 साल का हुआ है, वो 26 साल तक पहुंच पाया है, बहुत ज्यादा हुआ है। तो लेकिन जो आयु सीमा है वो कम हो गई है, यानी कि उनकी आयु ओवर एज हो गई है आज। तो वो मायूसी उनकी झलक रही है कि हम 8 सालों से इंतजार करते रहे कि इस साल नहीं तो अगले साल किसी न किसी साल पुलिस सेवा की भर्ती के लिए आवेदन आएंगे और हम भरेंगे, हम ट्राई करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और आज जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है तो वो ओवर एज हो गए, तो इसलिए वो रिलैक्सेशन चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि हम 14 को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए और अब हम 22 को भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हताशा और मायूसी उनके सामने है कि हम कोई एक होता है कि आपने अटेम्प्ट किया और तब आप रह गए, तो वो दिल में उतना नहीं चुभता है कि हाँ हमने कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन इनको कोशिश ही नहीं करने दी जा रही है, इनको मौका ही नहीं मिल रहा है कि अपने उस कैलिबर को और जो इनकी दिली चाह है पुलिस में जाने की, उसको ये थोड़ा सा भी पूरा कर सके। तो यही हताशा, मायूसी थी इन युवाओं की, जिसके कारण इन्होंने ये प्रदर्शन किया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ये तमाम जो युवा हैं ये अपने कैलिबर को दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक भी मौका यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया आ पाई हो, क्योंकि जो संख्या है वो हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा है इन युवाओं की। तो बीजेपी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया आ पाई हो या सीएम धामी ने अब तक संज्ञान लिया हो पूरे मामले पर? देखिए, संज्ञान तो सरकार के समक्ष आ गया है ये पूरा मामला कि ऐसा हुआ है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पूजा कि तकनीकी विषय है, नीतिगत मामला है, इसको आसानी से कोई एक इसकी घोषणा नहीं कर सकता है। ये सरकार के पास जाएगा, कैबिनेट के पास जाएगा, वहां पर डिसीजन होगा कि क्या किया जाना चाहिए। अगर सरकार वास्तव में इन युवाओं के प्रति गंभीर होगी तो हो सकता है कि कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। उसके भी तरीके अलग अलग होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं पूजा कि हर विभाग में, हर आयोग के माध्यम से जो भर्तियां होती हैं उसकी चयन प्रक्रिया बिल्कुल नियत होती है। और पुलिस विभाग का फॉर्मेट तो सबको पता है कि वहां का फॉर्मेट क्या होता है। अगर उसमें कोई रिलैक्सेशन मिलता है तो वो केवल और केवल सरकार कर सकती है, और यही वजह रही कि आज वो सरकार से ही मांग करने आए। आप सोचिए कि इतनी कड़ाके की ठंड में अगर कोई अल्मोड़ा से यहाँ पहुंचता है तो पूजा यकीन मानिए 16 से 17 घंटे की जर्नी करके वो यहाँ पहुंचता है। इसी तरीके से उत्तरकाशी से कोई युवा यहाँ आता है तो वो 6-7 घंटे की जर्नी कर देहरादून पहुंचता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि कम से कम 5 किलोमीटर का जो इनका कूच था वो इन लोगों ने नंगे पैर और जिस तरह से इनका गुस्सा दिख रहा है, रोष दिख रहा है, आसानी से घर वापसी करने वाले तो ये नहीं है, जिस तरह से इनका रोष लगातार दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए इनके तो भविष्य का सवाल है, क्योंकि इनका ड्रीम तो जो सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। वो सपना जैसे इन लोगों ने मुझसे बातचीत में कहा कि जब हमने 14 में अप्लाई किया तो किसी की 2 महीने, किसी की 6 महीने, ऐसे एज कम हो गई, तो ये लोग वहां पर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि इनका आवेदन वहां पर माना ही नहीं गया। अब तब से वो इंतजार कर रहे थे, और अब जब सामने आया कि 1400 से ज्यादा भर्तियां हो रही हैं, बम्पर भर्तियां हो रही हैं, एक स्कोप है, उम्मीद बाकी है, लेकिन अब ये ओवर एज हो चुके हैं। तो वही चीज इनके सामने थी, और ये चाहते हैं कि सरकार ने कुछ मामलों में रियायत दी कोरोना काल के कारण। तो ऐसे में सरकार कुछ रियायत यहाँ पर भी दे दे कि जिससे कहीं ना कहीं ये अपने भविष्य के लिए कुछ कोशिश तो कर सकें। कोशिश करने के बाद इनको पता चलेगा कि इनके हाथ सफलता लगती है या क्या होता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें ज्योत्सना, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा चरण संपन्न हो गया है। खटीमा में यात्रा का समापन हुआ है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस मौके पर खास
तौर पर मौजूद रहे और यात्रा के समापन के मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि जिस तरह से यात्रा को लोगों का आशीर्वाद मिला है उससे बीजेपी की जीत निश्चित दिखाई दे रही है। गडकरी ने कहा कि इस बार बीजेपी 60 पार के लक्ष्य को पाने में कामयाब होगी। यात्रा के समापन के मौके पर सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी विकास कार्यों के बल पर जनता के पास जा रही है और धामी ने यह कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विकास कार्यों पर जनता अपनी मोहर लगाएगी। 2022 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी और इस मौके पर शहीद स्थल पहुंचकर बीजेपी नेताओं ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तराखंड बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के मसूरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के साथ बीजेपी नेता शौर्य ढोभाल, अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा, टिहरी के सांसद माला राज्यलक्ष्मी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अलावा कई नेता मौजूद रहे। यात्रा के मसूरी पहुंचने पर सभी नेताओं ने सबसे पहले शहीद स्थल पर जाकर उत्तराखंड राज्य के शहीदों को नमन किया और इस मौके पर बीजेपी नेता शौर्य ढोभाल ने कहा कि बीजेपी इस बार 60 पार के लक्ष्य को आसानी से पार कर लेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा ने कहा कि संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी को भारी समर्थन मिल रहा है। आप लोगों के माध्यम से कि हम जनता में जो जा रहे हैं अपने 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर और अपने सेंटर और स्टेट के कार्य को लेकर, और हम जनता से आशीर्वाद मांगेंगे कि हमको एक और मौका दिया जाए कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम करते रहें। बहुत व्यापक संपर्क है और जिस प्रकार का उत्साह आम जनमानस में और कार्यकर्ताओं के अंदर आया है, और उसी के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा संकल्प है कि अब की बार 60 पार, उसको वास्तव में हम लोग पार करेंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार की आकलन किया कि हम 57 सीट पे आए थे और कई सीटें हमारी करीब 12 सीटें ऐसी थी जो 200 से लेकर 2000 के बीच में हम लोगों ने उस पर हार हुई है। तो उसको हमने कवर अप किया है। पार्टी संगठन का भी काम है और केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का काम भी है और उसका कमाल अब दिखेगा। संख्या में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहा है, समर्थन कर रहा है और कार्यकर्ता के रूप में बूथ पे काम करने के लिए भी तैयार हो गया है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। – 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। उत्तराखंड में कांग्रेस भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। इस बात की जानकारी उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने दी है। उन्होंने कहा है कि करीब 45 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन चुकी है। अब पार्टी हाईकमान को लिस्ट पर अंतिम मोहर लगानी है। देखिए, मैंने कहा कि हमने अपना होमवर्क पूरा किया है। इसके बाद जो एकमत वाली सीटें हैं, जो लिस्ट है, वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जानी है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी तब मैं समझता हूं बुलाई जाएगी जब चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर करें। अभी तक चूंकि चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो पहले तो चुनाव डिक्लेयर होने चाहिए और उसके बाद हमारा होमवर्क पूरा है। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा हमारी लिस्ट सीईसी में जाएगी और वहां से निश्चित रूप में पहली लिस्ट जल्दी अप्रूव होगी। उत्तराखंड में जल्दी बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। उत्तराखंड के बीजेपी प्रवक्ता नवीन ने इस बात की जानकारी दी है। जल्दी ही नामों के पैनल को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजा जाएगा और उसी के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा।
स्तर पर सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं और निश्चित तौर पर एक हफ्ते के अंदर अंदर उत्तराखंड से जो है प्रत्याशियों का पैनल दिल्ली चला जाएगा और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें अतिशीघ्र निर्णय लिए जाएंगे और प्रत्याशियों की जो है घोषणा कर दी जाएगी चुनाव आचार संहिता लगने के एक हफ्ते के अंदर अंदर। कांग्रेस ने सोमवार को उत्तरकाशी जिले में बड़ी सेंधमारी करते हुए पुरोला के पूर्व विधायक मालचंद और जिला पंचायत सदस्य दीपक बिजलवाड़ को कांग्रेस में शामिल कर लिया है। दोनों को पुरोला और यमुनोत्री क्षेत्र का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ का ये कहना है कि उन्होंने छात्र जीवन में NSUI से राजनीति शुरू की थी, लेकिन जिला पंचायत सदस्य वो निर्दलीय जीते थे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने उन्हें परेशान किया है, लेकिन वो कोर्ट से अपनी लड़ाई जीते हैं। बिजलवाड़ ने यह कहा कि उनका मकसद 2022 में कांग्रेस को जिताना है। मेरा जैसा कि मैं सभी को बता चुका हूं कि NSUI से देखो निकला हुआ हूं और NSUI ने मुझे राजनीतिक समझ दी है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं और वहां से पंचायत चुनाव 3 पंचायत चुनाव जीतकर और जिला पंचायत अध्यक्ष पर पहुंचा हूं। तो मुझे कांग्रेस की मूल धारणा से पढ़ा हुआ हूं। NSUI जो कि नर्सरी है, यूथ कांग्रेस में काम किया है और आज 2022 का जो मिशन है हमारी पार्टी का कि हमें सफलता प्राप्त करनी है, उसको लेकर यमुनोत्री विधानसभा में मेरी तैयारियां हैं और बेहतरीन करके पार्टी की मजबूती के साथ हम आने वाले दिनों में पार्टी को एक वहाँ से बेहतरीन परिणाम देंगे। बिजलवाड़ जी, आप जिला पंचायत अध्यक्ष है, लेकिन सरकार के साथ आपकी बहुत तनातनी रही, आपके ऊपर बड़ी घेराबंदी रही इस दौरान। आप सबने देखा है कि मैं निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और जब आदमी निर्दलीय लड़ता है तो लाजमी है कि सत्ताधारी पार्टी को पहली बार उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में एक जिला उत्तरकाशी था जहां के नौजवान जिला पंचायत सदस्यों ने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। मेरा अपना एक तरीका था कि मैं काम को लेकर जनता से पूछता था, ना कि आकाओं से। जो नाराजगी रहती थी, अब सरकार को नाराजगी थी कि हमसे नहीं पूछता तो चीजें तो हुआ षड्यंत्र के तहत उन्होंने बहुत सारी चीजें करी और उन्होंने ही जांच कराई, उन्होंने ही क्लीन चिट दी, उन्होंने कोर्ट में लिखा कि भैया ये इसमें कोई गड़बड़ियां नहीं हुई, ये ठीक है। तो क्यों किया, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, ये सरकार अपना विषय देखिए। लेकिन इतना तय है कि जब जब आदमी में गलत तरीके से घमंड प्रवाहित हो जाता है उसका नाश होना निश्चित होता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव होने पर उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को आड़े हाथों भी लिया है। बीजेपी नेता नवीन का यह कहना है कि सोमवार को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी जनसभा में बार बार खांसते दिखे, क्या उन्हें पहले अपनी जांच नहीं करानी चाहिए थी। बीजेपी का यह भी कहना है कि रैली के दौरान केजरीवाल सैकड़ों कार्यकर्ताओं से भी मिले। बीजेपी का यह आरोप है कि जब नेता ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर आम जनता को क्या संदेश जाएगा। उधर कांग्रेस ने भी केजरीवाल को निशाने पर लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और दूसरा, अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी लापरवाही उन्होंने क्यों की, जबकि उन्हें सिम्टम्स थे। कल सार्वजनिक कितनी जगह जो है देखा कि वो किस प्रकार मंचों पर लगातार खांस रहे थे। उन्होंने अपना RT-PCR क्यों नहीं कराया, उत्तराखंड की जो गाइडलाइन है उसका पालन क्यों नहीं किया। एक मुख्यमंत्री जैसे बड़े संवैधानिक पद पर रहते व्यक्ति अगर इतनी लापरवाही कर सकता है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तराखंड के आम जन की भी जान को कल संसद में डाला, खतरे में डाला। हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ वो मिले, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तो इसके लिए क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की जनता से माफी मांगेंगे? हमेशा दूसरों पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल कल इतनी भारी भूल उत्तराखंड में करके गए। उत्तराखंड के लोगों की जान से खिलवाड़ करके अरविंद केजरीवाल गए। इसके लिए आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड वासियों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव भी जरूरी है और संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन हमारा पहला लक्ष्य यही है कि हमने कहा कि कोविड के नियमों का पालन हो। हम अपनी रैलियों से पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से यही निवेदन कर रहे हैं कि जिन लोगों को दूसरा टीका नहीं लगाया वो अपना दूसरा टीका लगाए और दोनों टीके लगे जिन लोगों को लगे हैं वही लोग रैलियों में आए, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोशिश करें कि उचित दूरी जरूर बना के रखें। और चुनाव भी अनिवार्य है। कोशिश ये रहेगी अगर कोई दिक्कत हुई तो निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व इसमें फैसला लेगा, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से मेरी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता से अपील है कि वो सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि इस बीमारी में सावधानी सबसे जो है बड़ा हथियार है।
देखिए, जो लोग दूसरे के लिए उदाहरण बनते हैं, अगर वो लोग इस तरीके का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव फैलेगा, जरूर नुकसान उसका होगा। यही हमारे राजनेता भी लगभग कर रहे हैं। कल केजरीवाल जी यहाँ आए, खुले मन से बिना मास्क के उतनी बड़ी सभा कर गए हैं और लोगों को संदेश दे गए हैं, तमाम चीजें कह गए हैं, लेकिन उसके बाद दिल्ली जाते खुद कोरोना पॉजिटिव निकल के। और कम से कम राजनेताओं को इससे थोड़ा सा बच के तो रहना चाहिए, क्योंकि फिर जो बात हम कहें उस बात में हम स्वयं अमल नहीं कर रहे हैं तो हमें अधिकार नहीं कि हम उसमें कोई किसी को कुछ शिक्षा देने के लायक हम लोग नहीं हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। दो 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सोमवार रात उत्तराखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात से उत्तराखंड की राजनीति का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि किशोर उपाध्याय बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद किशोर उपाध्याय ने खुलकर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन जब इस गुपचुप मुलाकात को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल से पूछा गया तो उन्होंने इस तरह की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि किशोर उपाध्याय वन अधिकार संरक्षण को लेकर अजय कुमार से मिले थे। किशोर उपाध्याय का बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 5 और 6 जनवरी के लिए पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून में बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय इलाकों में हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है। उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में जमकर हिमपात हो रहा है और हिमपात के कारण पूरे शहर में बर्फ की चादर बिछ गई है। हिमपात का आनंद लेने के लिए सैलानी भी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की नैनीताल में हिमालय की सफेद बर्फीली चोटियां पर्यटकों को अपनी तरफ लुभा रही हैं। नीले आसमान और हरे भरे जंगलों के बीच दृश्य देखने लायक बना हुआ है। पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय व्यवसायियों का भी फायदा हो रहा है। नैनीताल की पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक हिमालय दर्शन में भारतीय हिमालय क्षेत्र की लंबी रेंज को देखकर पर्यटक दीवाने हो जाते हैं। मैदानों से पहाड़ों की खूबसूरती देखने आए सैलानियों का इस क्षेत्र में जमावड़ा लगा रहता है। हिमालय पर्वत की त्रिशूल, नंदा देवी, पंचाचुली, नंदा घुंटी समेत कई चोटियों को देखने के लिए पर्यटकों का तांता लग गया है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com पर।